हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एमवी साइंस वर्ल्ड में। हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन व उसके यौगिक। इसके हम जो थ्योरी है वो पूरी पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं कि पाठ में क्या कुछ है। तो अच्छे से हमने जान लिया है कि कार्बन क्या होता है, कि हमने कार्बन को ही क्यों पढ़ा, किसी और तत्व किसी और गैस के बारे में जानकारी प्राप्त वो क्यों नहीं की। तो आज हम करने वाले हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो अपना पहला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, मेथेन का आणविक द्रव्यमान या आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें क्या है, कितने सहसंयोजक आबंध है ये बताना है हमें। तो हम पहले देख लीजिए, C2H6 दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, C2H6। इसकी संरचना किस प्रकार की होती है अगर इसे लिखें तो दो हमें कार्बन दिए गए हैं और हाइड्रोजन दिए गए हैं हमें यहाँ पर 6। तो यहाँ पर आप इसकी संयोजकता को अच्छे से पूरा कर लीजिए। किसकी, हाइड्रोजन की संयोजकता भी यहाँ पर पूरी हो जाती है, कार्बन की संयोजकता भी पूरी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं, साझा कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी होता है और हाइड्रोजन का भी होता है, दोनों आपस में साझा कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ क्या कह रहा है, कितने सहसंयोजक आबंध है। तो पहला सहसंयोजक आबंध यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बन रहा है, 11, 2 नंबर 3 सहसंयोजक आबंध यहाँ पर हो गए, 4, 5, 6 और ये 7वां। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, इसका जो उत्तर होगा जो हमें दिया गया है, उत्तर नंबर बी। क्या है, उत्तर नंबर बी कहता है 7 सहसंयोजक आबंध है, वो हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमें क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कह रहा है ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है, इसका प्रक्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉन क्या आ गया, ब्यूटेनॉन, ऑन क्या है, ऑन। हम क्या पढ़ चुके हैं, ऑन किसका होता है, किसके लिए अनुलग्न या पुरोलग्न ऑन का उपयोग किया जाता है, एक शब्द होता है ऑन। ऑन किसके लिए हमने पढ़ा था, जी हाँ, ऑन हम पढ़ चुके हैं कीटोन। कीटोन जहाँ पर भी आता है, समूह आता है कीटोन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑन का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है वो आपका ऑन है, वो बिल्कुल सही रहने वाला है। जिसमें सी दिया गया है कीटोन, सी इसका कीटोन है वो सही होगा, क्योंकि कीटोन जहाँ भी लगता है उसके अंदर क्या लगाते हैं, ऑन, अनुलग्न का उपयोग करते हैं। अनुलग्न और पुरोलग्न में हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, तो अनुलग्न का उपयोग करते हैं ऑन। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, तो अगर खाना बनाते समय क्या हो रही है, बाहर से बर्तन की तली काली हो रही है, तो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से पाठ के बीच में कि जब क्या होती है, जब जो दहन होता है, जो गैस होती है, उसको जलने के लिए उचित मात्रा में, आवश्यकता में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। क्या नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उससे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ वह कार्बन डाइऑक्साइड जैसे दो हानिकारक गैसों का कह सकते हैं उत्सर्जन करना शुरू कर देती है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन बी है, ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। तो मैंने अभी क्या कहा, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिले। जब ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी तो क्या ईंधन जल पाएगा। किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जी हाँ, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि उसे पूरी तरह से जल नहीं पा रही है या ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। अगर ये ऑप्शन आता है तो भी क्या होगा, बिल्कुल सही रहने वाला है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहता है, CH2Cl क्या कहता है, CH2Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर, CH2Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति बताइए। तो किस प्रकृति का है यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं CH3Cl, सॉरी CH3 दिया गया है, CH3Cl के हमें क्या बनाना है, आबंध बताना है। तो यहाँ बना लेते हैं हम CH3, C कार्बन के कितने हाइड्रोजन है, 3 और एक क्लोरीन का है। तो यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं आप, इसका संरचना है, एक इसका जो अणुसूत्र है, इसका जो बिंदु संरचना है वो भी आप स्लाइड के रूप में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि स्लाइड प्रकार में यह संरचना हमें दिखाई देती है। तो यह प्रश्न भी हमारा हो जाता है यहाँ पर क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में कहता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। क्या बनाइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो मेथेनोइक अम्ल का सूत्र है, क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH। तो इसके हमें क्या बनानी है, बिंदु संरचना बनानी है एक प्रकार से। किस प्रकार से इसे दर्शाएंगे आप, तो इस प्रकार से हमें कार्बन कितने दिए गए हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है हमारे पास, OH आ गया, और ये क्या बन गया हमारा, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो हमारा COOH है, इसकी संरचना को आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ना हो
अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ना हो तो कौन सा बंध कहेंगे यहाँ पर? अल्कोहल। जी हाँ, अल्कोहल जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इसका मतलब क्या है ये? यहाँ पर हमारे पास मेथनोइक अम्ल है, इसके साथ में क्या जुड़ा है? CH3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे इनकी संयोजकता भी चेक कर लीजिए। कार्बन की संयोजकता 4 है, वो पूरी हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1 है, तो पूरी हो रही है। तो इस प्रकार से इसकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड के रूप में बनी हुई है। यहाँ पे इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 का सेकंड कर लेते हैं। क्या कह रहा है हमें? H2S किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है हमें? या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है H2S की, H2S। तो यहाँ पर हमारे पास साफ साफ पता चल रहा है हाइड्रोजन कितनी है? 2 है, और सल्फर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसकी संरचना है वो आप बना सकते हैं। या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की हम बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है जो अष्टक पूरा नहीं करता, और सल्फर के पास कितने हैं? 2। तो यह क्या है? इसके जो अष्टक है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो यह क्या कहेगा? जो हाइड्रोजन कहेगा कि ये मुझे दे दो, और सल्फर क्या कहेगा कि ये चारों ही मेरे हैं। तो इनको लग तो रहा है कि इनके, लेकिन इसके है नहीं, तो ये क्या कर रहे हैं? साझेदारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हो? H2S की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी अब बनाई जा सकती है। 3 नंबर की बात कर लेते हैं हम। 3 नंबर हमें क्या कह रहा है? प्रोपेनॉन। पहले नाम से देखिए, प्रोपेनॉन। प्रोप कितने नंबर पे आता है? प्रोप कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं, मतलब C तो 3 है, C तो 3 है, प्रोपेनॉन है। तो यहाँ पर हम कार्बन ले लेते हैं 3, 1 2 3। अब साथ में क्या जुड़ा हुआ है? नॉन। नॉन मतलब ऑन। नॉन से क्या लग रहा है? अनुलग्न क्या आ रहा है? ऑन आ रहा है। ऑन अनुलग्न कब आता है? जब कीटोन जुड़ा हो। कब आता है? जब कीटोन जुड़ा हो। तो इसमें देखिए हमें क्या जोड़ देना है? बीच में कीटोन जोड़ देना है। कीटोन के लिए हमने क्या बताया था? दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला है तो ये हम क्या कह सकते हैं? इसके साथ कीटोन जुड़ा हुआ है, वरना यह कीटोन नहीं होगा। हमेशा कहाँ पे आता है? कीटोन हमेशा बीच में आता है। जी हाँ, कार्बन श्रृंखला के कीटोन हमेशा ही बीच में आएगा, कभी भी कोने पर नहीं आने वाला है। तो इस प्रकार से आप इसे, जो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो भी बना सकते हैं। यहाँ पर जिस दिखाई गई जा रही है स्लाइड के रूप में, उसे देख लीजिए। इस प्रकार से इसको आप एक्सप्लेन है वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के D नंबर पे F2। नाम से स्पष्ट हो रहा है F कितने हैं? 2 है। तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 5 है वो भी अच्छे से कर लिया है। इससे बहुत सी जो संरचनाएं आपसे पूछी जा सकती है, आवश्यकता नहीं है कि इन्हीं में से कोई एग्जाम में पूछी जाए, और कोई भी पूछी जा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर आ गया है अब 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहता है? समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। जी हाँ, समजातीय श्रेणी नाम से स्पष्ट हो रहा है। जात क्या है? समान है। जात क्या है? समान है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा जो यहाँ पर दी जा रही है, आप लिख सकते हैं कि उन हाइड्रोकार्बन यौगिकों का समूह है जिनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, वह सामान्य सूत्र एक जैसा होता है, तो वे क्या होते हैं? समजातीय श्रेणी होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एल्केन की। किसकी? एल्केन की बात वो कर लेते हैं। तो एल्केन, तो इसका सूत्र क्या होता है? CH4 लिया है हमने। तो किस प्रकार से इसके और कितने जो हम इसी प्रकार के समूह लें, इसी प्रकार के कार्बन श्रृंखला जो कहलाए, क्या एल्केन ही कहलाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। इसी फॉर्मूले में रखना है आपको। यहाँ पे देखिए n कितना है? 1 है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब n ले लेते हैं 2, C कितने हो गए? 2, H2n, 2 दूनी 4 और 2 6। इसी प्रकार से C3 लिया तो N कितना हुआ? 3, तो 3 दूनी 6 और 2 8। तो इस प्रकार से जो श्रेणियां बनती है वो क्या कहलाती है? हमेशा ही समजातीय श्रेणियां कहलाती है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एल्कीन और एल्काइन का आप खुद बना करके देखिए। एल्कीन और एल्काइन का आपको खुद को बनाना है। जिस प्रकार से मैंने एल्केन के बनाए हैं उसी प्रकार के इनकी समजातीय श्रेणी भी आपको लेनी है। तो ये तो आपको याद होगा एन, इन, आइन। बताया था ना, जब सिंगल बंद आता है, डबल बंद आता है, ट्रिपल बंद आता है, किस प्रकार से जो अनुलग्न का उपयोग करते हैं। तो ये प्रश्न नंबर हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पर उदाहरण के साथ हमने समझा दिया है। प्रश्न नंबर 6 अच्छे से हो गया है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल में आप क्या अंतर करेंगे? एथेनॉल, एथेनॉल, ऑल आ रहा है, अल्कोहल है, क्या है? अल्कोहल, अल्कोहल। और यहाँ पे क्या लिया है? एथेनॉल, यहाँ पे एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। इनके हमें पहले भौतिक और फिर रासायनिक जो गुण होते हैं उनके अनुसार अंतर देखने। तो पहले हम देखेंगे भौतिक
भौतिक प्रकृति के अनुसार या भौतिक गुण में अंतर देखने वाले हैं, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो हमारा क्या एथेनॉल है, इसकी गंध क्या होती है, अभिलाक्षणिक अल्कोहली होती है। अभिलाक्षणिक क्या होती है, अल्कोहली। अभिलाक्षणिक अल्कोहली होती है। एथेनॉइक अम्ल की गंध होती है तीव्र होती है। क्या होती है, गंध होती है वो तीव्र प्रकार की होती है, तीक्ष्ण गंध तीव्र होती है। तो लिख सकते हैं तीव्र गंध। तीव्र गंध क्या होती है, जिससे कि आपको अजीब सा महसूस होने लगे। गंध लेने पे क्या हो, एकदम ऐसे पूरे के पूरे शरीर को पता चल जाए कुछ सूंघा है आपने, तो वो क्या होगी, तीव्र गंध होती है। चलिए फिर से आगे देखते हैं। जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है, उसका गलनांक होता है 156 केल्विन। अल्कोहल का गलनांक होता है 156 केल्विन। और क्वथनांक कितना होता है, अल्कोहल का जो क्वथनांक है वह होता है 351 केल्विन। 351 गलनांक होता है 156, क्वथनांक होता है 351 केल्विन। वही बात कर ले मेथेनोइक अम्ल की, तो गलनांक होता है 290 केल्विन। अगर वही हम बात किसकी करें, जी हाँ क्वथनांक की, तो क्वथनांक होता है 391 केल्विन। कितना, 391 केल्विन। अब बात कर लेते हैं आगे, लिटमस पेपर पर यह क्या प्रभाव दिखाते हैं। तो जो अल्कोहल होता है वह क्या करता है, लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है, कोई भी प्रभाव नहीं दर्शाता है। तो कोई प्रभाव नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अम्ल है। अम्ल क्या करता है, लिटमस पत्र के साथ क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। अम्ल के गुण यही है, नीले को लाल। यहाँ पे आप लिख सकते हो पहले लिटमस पत्र के साथ क्या व्यवहार है वो करते हैं। अब रासायनिक अंतर देख लेते हैं। क्या रासायनिक, पहले हमने भौतिक पढ़ लिए, भौतिक के बाद हम पढ़ रहे हैं रासायनिक। तो रासायनिक देख लेते हैं। रासायनिक के हम देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट पर कोई प्रभाव है वो नहीं होता है। सोडियम कार्बोनेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सोडियम का कोई प्रभाव नहीं। क्या, सोडियम कार्बोनेट का कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करते हैं। सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करते हैं। तो अब बात करते हैं क्या करेंगे, क्रिया करेंगे और साथ में क्या बना देंगे, CO2 गैस बना देंगे। तो ये क्या हो गए हमारे एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल में क्या हो गया, रासायनिक व भौतिक आधार पर इनके अंतर वो हमने पढ़ लिए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहता है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। साबुन को क्या करना है, जल में डुबो देना है, तो क्या होगा, मिसेल का निर्माण होता है। क्यों होता है, क्या मेथनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है। तो पहले हम देख लेते हैं, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है, ये जान लेना अत्यधिक आवश्यक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं मिसेल की संरचना किस प्रकार की होती है और किस प्रकार से ये क्रिया करते हैं कि ये मेल को बाहर निकाल लेते हैं। चित्र द्वारा देख लीजिए, फिर इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर अब चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम क्या लेते हैं, एक साबुन का कण ले लेते हैं। क्या ये हमारा एक साबुन का एक कण है, साबुन का एक कण है। ये क्या है, हमारी आर मतलब कोई भी यहाँ पर कार्बन श्रृंखला है वो हो सकती है। आर का मतलब क्या है, कोई भी कितनी भी बड़ी यहाँ पर कार्बन श्रृंखला हो सकती है। 17 या 18 कार्बन की कार्बन श्रृंखला होती है मुख्यतः यह है। तो यहाँ पर आर द्वारा इसको दर्शाया गया है। जब ये क्या करते हैं, जब इसको पानी में मिलाते हैं, जब क्या करते हैं पानी में मिला देते हैं तो क्या होता है, दो भागों में टूट जाएगा। क्या हो गया, दो भाग इसने बना लिए, ये कह सकते हो आप दो भाग बना लिए। जो Na है वो क्या होता है, एक सिरे पे हो जाता है और ये भी क्या हो जाता है R और CO-। इस प्रकार से अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब देखिए, ये जो सिरा होगा R, ये क्या होगा, जल विरोधी होगा, जल विरोधी। और जो CO इसके साथ अन्य भी होगा तो ये क्या होगा, जल रागी। क्या होगा, जल रागी। जल विरोधी और जल रागी, मतलब जल विरोधी का मतलब जल का विरोध करेगा, कहेगा मेरे को जल के पास नहीं जाना। जल रागी क्या कहेगा, आजा आजा जल मेरे पास तू आ जा। इस प्रकार से जल को अपने पास बुलाने वाले सिरे होते हैं। तो अब देखिए किस प्रकार से क्रिया विधि होती है। यहाँ पे हमने लिया एक मेल, कह सकते हैं कि तेलीय प्रकार का होता है मेल। तो जैसे यहाँ पे इसको साबुन को क्या करेंगे, टब में हमने क्या ले लिया, एक कपड़ा ले लिया, उसके ऊपर मेल लगा हुआ है।
तो क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर क्या डालेंगे, ये पानी में भीगा हुआ है अच्छे से, जैसे इसके अंदर साबुन प्रवेश करेगी, क्या करेगी, साबुन प्रवेश करेगी, साबुन में जो कण होंगे वो क्या करेंगे, इस प्रकार से इस मेल को चारों तरफ से आकर के क्या करेंगे, चारों तरफ इसके गोले जैसी संरचना का निर्माण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गोले जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि मेल को हटाने के लिए किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पर मेल को हटाने के लिए मिसेल का निर्माण करते हैं। किसका, मिसेल का निर्माण है वो इस मेल को हटाने के लिए इस प्रकार से, जैसे ही पानी के अंदर कपड़ा है उसके अंदर मेल है तो उसके चारों तरफ बढ़ जाएंगे, और जैसे आप कपड़े को थोड़ा सा भी हिलाओगे तो क्या होंगे, ये कण आवेशित होंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये दोनों कण है जो अन्य पॉजिटिव है, एक दूसरे को कभी भी स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव क्या कहता है, मेरे को तेरे पास से आना ही नहीं है, मेरे से दूर हट जा। ठीक है, इस प्रकार से पॉजिटिव को कभी आकर्षित नहीं करता, प्रतिकर्षित ही करता है। समान आवेशित क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन क्या होता है, विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, मिसेल की संरचना हो जाती है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, मेथेनॉल क्या होते हैं, ध्रुवीय विलायक नहीं है। मेथेनॉल क्या है, ध्रुवीय विलायक नहीं है। कौन से विलायक नहीं है, ध्रुवीय विलायक नहीं है। ध्रुवीय विलायक, जब ध्रुवीय विलायक ही नहीं होंगे तो क्या होंगे, उनमें आवेश ही नहीं होगा। क्या होगा, कोई आवेश ही नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो मेथेनॉल है, या क्या कह सकते हैं हम, जो प्रश्न में दिया गया मेथेनॉल, ये क्या करेंगे, साबुन के साथ क्रिया नहीं करेंगे, मिसेल का निर्माण है वो नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ध्रुवीय विलायक नहीं होते हैं। ध्रुवीय विलायक नहीं है मतलब इनमें किसी प्रकार का आवेश है वो नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। जी हाँ, प्रश्न नंबर 9 में क्या कहता है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे क्या किया है हमने, कोयला लिया था, कार्बन लिया था। कोयला क्या होता है, कार्बन ही होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, ऊष्मा निकली, साथ में क्या निकला, प्रकाश निकला। तो जब भी हम कार्बन को जलाएंगे, उसका दहन करेंगे तो क्या होगा, हमें ऊष्मा प्राप्त होगी, प्रकाश प्राप्त होगा, मतलब हमें एनर्जी इससे मिलने वाली है। तो हम इसका ईंधन के रूप में ये क्या है, ऊष्मा क्या है, एक ईंधन ही तो है। ऊष्मा होगी तभी तो खाना बनेगा, तो ईंधन ही है। तो इस प्रकार से ईंधन के रूप में उपयोग क्यों करते, तो आप लिख सकते हैं प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इसके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं हम, क्यों करते हैं, प्रकाश व ऊष्मा, ये क्या करते हैं, प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। दूसरा लिख सकते हैं दहन नियंत्रण आयत है, क्या है, दहन नियंत्रण करते हैं। दहन नियंत्रण क्या करते हैं, दहन नियंत्रण आसानी से कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। तो दहन नियंत्रण आसान होता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिख लेते हैं, ज्वलन ताप सामान्य होता है। इनका ज्वलन ताप क्या होता है, सामान्य होता है, कोई ज़्यादा ज्वलन ताप नहीं होता। जैसे कि कुछ जो हमारे तत्व बड़े थे उनका गलनांक उतना कुछ होता है, या फिर उनको ऊर्जा होती है। तो ज्वलन ताप कम, ज्वलन ताप सामान्य होता है। ज्वलन ताप क्या होता है, सामान्य होता है। इसलिए क्या करते हैं, इसका ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसलिए ईंधन के रूप में उपयोग। यहाँ पे आप कुछ जो हमारी अभिक्रिया है वो भी लिख सकते हैं, जो मैंने अभी बताई थी कार्बन वाले। उसके अलावा लिख सकते हैं आप प्राकृतिक गैस का दहन कर लेते हैं। CH4+O2 क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी, जल बनाती है। क्या बनाती है, साथ में जल बनाती है, साथ में क्या बनाती है, ऊष्मा बनाती है, साथ में प्रकाश बनाती है। आपने देखा होगा घर पे जो हमारे गैस होती है, जो सिलेंडर होता है उसके अंदर गैस होती है, उसका दहन करते हैं तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है, ऊष्मा बनती है, प्रकाश। जल आपने नहीं देखा, जल नहीं देखा तो वो क्या होता है, वाष्प के रूप में बनता है और वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है। तो ये पर हमारा हो गया प्रश्न नंबर 9 है वो पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहता है, कठोर जल को साबुन से अपचारित करने पर झाग का निर्माण को समझाइए। तो कठोर जल को हमें क्या करना है, साबुन से अपचारित करना है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कठोर जल को क्या किया, साबुन से अपचारित किया। कठोर जल में क्या होता है, मैग्नीशियम, क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे क्या होते हैं, आयन होते हैं। कठोर जल में मैग्नीशियम और क्या होते हैं, कैल्शियम जैसे आयन होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, साबुन ले ली। क्या ले ली, साबुन ले ली। मैंने क्या बताया था, 17 या 18 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मूला मैंने एक बार दर्शाया है ताकि आपको इस प्रकार से अच्छे समझ में आ सके। तो ये क्या हुआ, ये हमने साबुन ले ली, साबुन के साथ हमने क्या कर लिया, मैग्नीशियम, मतलब हम कह सकते हैं एक प्रकार से कठोर जल लिया है, कठोर जल ले लिया। कठोर जल को हम पी नहीं सकते, या कह सकते हैं साबुन के साथ इसका उपयोग है वो नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही कठोर जल लिया तो मैग्नीशियम अलग हो गया, सोडियम है वो अलग निकल जाता है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इस प्रकार से, इसको थ्योरी में भी समझा सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं इसको कि क्या है, कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अघुलनशील लवण बनाते हैं, अघुलनशील लवण बनाते हैं। अगर इतना घुलेंगे नहीं तो क्या होगा, अभिक्रिया भी नहीं होगी, साबुन काम भी नहीं करेगा, सफेद अवक्षेप का निर्माण करेंगे लेकिन क्या करेगा, यह क्या नहीं कर पाएगा, इसको यौगिकों को अनुप्रयोग या झाग का निर्माण है वो इस प्रकार से उपचारित करने पर नहीं कर पाता है। प्रश्न नंबर, अब आगे बढ़ते हैं 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, यदि आप लिटमस पत्थर ले ले, लाल और दोनों लेना है, कि साबुन से जांच करें तो इसका प्रक्षेपण क्या होगा या प्रेक्षण क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं, हम लाल लिटमस पत्थर ले लेते हैं, लाल लिटमस पत्थर लेते हैं। साबुन के साथ हमने क्या लिया, लाल लिटमस पत्थर वो लिया, क्या लिया, लाल लिटमस पत्थर लिया। तो लाल लिटमस क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा, साबुन क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा। क्यों, क्योंकि साबुन क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अब हमने क्या लिया, नीला लिटमस पत्थर लिया, नीला लिया तो नीले पर क्या करेगा, कोई प्रभाव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि क्षार नीले लिटमस पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पर आप दोनों प्रेक्षण है वो देख सकते हैं किस प्रकार से होते हैं। कि प्रश्न है हमारे, साबुन लाल लिटमस पत्थर पर क्या प्रभाव डालती है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं लेड लिटमस पत्थर, लाल लिटमस पत्थर है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसको क्या किया हमने, साबुन जैसे इसके संपर्क में लाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हमने साबुन लिया है। कौन सी साबुन लिया है, कपड़े धोने की। ये देखिए इसका रंग कैसा हो गया है, नीला हो चुका है। लाल लिटमस पत्थर पर रंग क्या हो जाता है, नीला हो चुका है। इसको अच्छे से थोड़ा सा और रफ कर देते हैं, अच्छे से इसका रंग वो दिखाई दे जाए। तो अभी दिखाई दे रहा होगा मुझे लगता है अच्छे से कि इसका रंग वो नीला हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से नीला हो चुका है इसका रंग। अब हम क्या ले लेते हैं, अब हम ले लेते हैं नीला लिटमस पत्र। कौन सा लेते हैं, ब्लू लिटमस पत्र हमारे पास है, उसको ले लेते हैं। तो क्या यहाँ पर अभिक्रिया करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे सभी देख लेते हैं नीले लिटमस पत्र पर क्या कोई प्रभाव होता है या नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हमने नीले लिटमस पत्र का उपयोग किया है, इसमें कोई भी प्रभाव है वो नहीं हो रहा है, कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। लेकिन हमने क्या लिया था, अभी लाल लिटमस पत्र लिया था। जैसे ही लाल लिटमस पत्र को साबुन के संपर्क में लाते हैं तो किस प्रकार से अपना रंग बदलता है, इसे आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपना रंग है वो बदल चुका है। तो ये था हमारा चैप्टर। अब ये चैप्टर तो हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर हमारे आगे वाले 12 की, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। क्या है हाइड्रोजनीकरण, क्या है इसका औद्योगिक। हाइड्रोजनीकरण हमने पढ़ा था कि जब हमने क्या लिया, असंतृप्त क्या लिया, यौगिक लिया है। संतृप्त यौगिक हम लेते हैं तो जब उसमें हाइड्रोजन गैस की क्रिया कराते हैं, किसमें, असंतृप्त यौगिक में हाइड्रोजन गैस की क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा, जैसे हम हाइड्रोजन गैस की क्रिया करवाएंगे तो वह संतृप्त हो जाता है। जब असंतृप्त यौगिक में हाइड्रोजन गैस की क्रिया करवाने पर वह संतृप्त हो जाए तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यौगिक का उपयोग है वो देख लेते हैं। जब वनस्पति तेल लेते हैं, क्या लेते हैं हम, वनस्पति तेल लेते हैं। वनस्पति तेल को लिया, उसके साथ क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस उसमें प्रवाहित करते हैं। हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर वह क्या बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है। क्या बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है। वनस्पति घी का निर्माण हो जाता है। साथ में घातक पदार्थ भी बनते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो यह क्या, इसका औद्योगिक उपयोग है कि हमने क्या लिया, वनस्पतिक तेल लिया, उसमें जैसे हाइड्रोजन गैस का प्रवाहन किया तो घी बन गया। तो ये क्या हो गया, औद्योगिक उपयोग हो गया। इसको उद्योगों के रूप में अच्छे से आजकल उपयोग में किया जाता है और इस घी को क्या कहा जाता है, अच्छा घी भी बताया जाता है आपके स्वास्थ्य के लिए, इस प्रकार से बेचा भी जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजनीकरण की क्रिया हमने देख लिया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमें क्या कहता है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 कहता है, दिए गए हाइड्रोजन कार्बन C2H6 CH3H8 C3H6 C2H2 एवं CH4 में किस में संकलन अभिक्रिया होती है। तो पहले आप संकलन अभिक्रिया की परिभाषा है वो देख सकते हैं कि जो उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, कुछ उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जोड़कर उसे संतृप्त बनाने जाते हैं। क्या होते हैं, कुछ क्या करते हैं, हो सकता है निकल ले लिया, निकल जैसे क्या ले लिया, उत्प्रेरक ले लिया, उनकी उपस्थिति में क्या कर दिया हमने, इनकी उपस्थिति में जैसे इनकी अभिक्रिया करवाते हैं तो असंतृप्त से क्या हो जाते हैं, संतृप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है जिस प्रकार से क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है C2H6 ये नहीं होगा, C3H8 ये पहले से ही संतृप्त है, C3H6 ये क्या है, असंतृप्त है, इसे हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करके आप संतृप्त कर सकते हैं। उसके बाद C2H2
C2H2 क्या होता है? असंतृप्त होता है, उसे संतृप्त किया जा सकता है हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर। क्या हुआ, अगर वो असंतृप्त होंगे तो ही हम संतृप्त करेंगे ना, वैसे तो नहीं कर पाएंगे। तो एक है कि हमारे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन, अब 1-2 क्वेश्चन रहे हैं वो आपको खुद करने हैं, और प्रश्न नंबर 14 है वो आपके प्रैक्टिकल वाला है, उसे आप खुद कीजिए। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं, साबुन की सफाई की प्रक्रिया की क्रिया विधि बताइए। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर किस प्रकार से साबुन के जो धुलाई है और सफाई है उसकी क्रिया विधि लगा दी गई है, प्रक्रिया अच्छे से आप यहाँ पर समझ सकते हैं इसको भी। हमारा हो चुका है पूरा। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में नया चैप्टर करने वाले हैं, तब तक इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आगे वाले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।